मेरे भाई की दो शादियां हुई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी, हर बार दुल्हन सुहागरात की रात ही मर जाती थी। जब भाई की तीसरी शादी हुई तो सच्चाई जानने के लिए मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना और घूंघट ओढ़े कमरे में सो गई। जैसे ही भाई कमरे में आया, मुझे मेरा नाम नायरा है। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें फिर से याद आ रही थी। उसी दिन यही वक्त था जब भैया की दूसरी शादी हुई थी। हम सब लोग पॉपकॉर्न की मजे ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज़ सुनने को मिली थी। और फिर सुबह जो हुआ, उसने हम सब घर वालों को दहला कर रख दिया था। हमारी संगीता भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से शादी करके लाए थे, वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। संगीता भाभी जवान और खूबसूरत थी। उनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी ना होती तो शायद संगीता भाभी के माँ बाप हम लोगों पर केस कर देते, क्योंकि संगीता भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वह किस कदर तकलीफ में रही होगी, जैसे उन्हें जान से मार दिया गया हो। लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वह सिर्फ रहम दिल ही नहीं थे, बल्कि वह बहुत शरीफ इंसान थे। खैर, कुछ महीना भाभी का सोग मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, यह लोग बहुत गरीब थे। तभी उन्होंने अपनी बेटी दे दी थी। मेरी भाभी को जो भी देखता देखता ही रह जाता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात भाभी इस जिंदगी से नाता तोड़कर हमसे दूर न चली जाए। आखिर संगीता भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो संगीता भाभी के साथ हुआ था उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मामला था। मगर हमें यह सब अभी तक मालूम न था कि इसकी वजह क्या है। लेकिन एक जैसी हमला होने की वजह से तो साफ जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है। खैर, लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्जाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। इंदु को हम अपने रिश्तेदारों के खानदान से शादी कर लाए थे, मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तैयार कर लिया कि इंदु भाभी के साथ वह सब नहीं होने दूंगी जो मेरी बाकी भाभीियों के साथ हुआ था। मैंने इंदु भाभी के साथ बातचीत शुरू कर दी और एक मंसूबा बनाया। जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास बैठी रही। वह बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बहुत बातें करती तो वह जवाब देती जाती। उसने खुद से कोई बात नहीं की थी। तभी मैंने और माँ ने सोच लिया कि हमें क्या करना है। मैंने जल्द ही भाभी के कपड़े पहन लिए ताकि देख सकूं कि आखिर हकीकत क्या है। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने भाई और अपने खानदान की इज्जत के लिए जान की बाजी खेल रही थी। मैंने कमरे के बाहर कैमरे लगा दिए थे और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखे थे, और लैपटॉप भी मेरी माँ के पास था। फिर माँ भाभी को लेकर अपने कमरे में आ गई और मैं इंतज़ार करने लगी। फिर जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने कैमरे में देखा कि भाई के कमरे की खिड़की के बाहर किसी का साया देखा। मेरी माँ भाग कर कमरे की तरफ आई। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई हमारा दुश्मन ही तो नहीं जो यह जुर्म करता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। आगे खड़ा शख्स जिसका साया पड़ रहा था, वह भी काले रंग के कपड़े में था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था। यह देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वह शख्स कमरे तक आता, मैं अभी घूंघट में ही थी। भैया को बोली वह मुझे मारना चाहता है। मैं आवाज़ बदल कर कहे जा रही थी। भाई भी उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वह? कौन है? किसकी बात कर रही हो? भाई मुझसे पूछने लगे। भैया कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वह अभी अंदर को ही आ रहा था। मैंने भाई से कहा, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम अपना हिफाजत कर सकें, अब सिवाय इस कातिल के इंतजार करने के, और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं था। तब भाई ने अक्लमंद यह की कि कमरे के फ़ोन से बड़े भाइयों को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, इसलिए तुम लोग बाहर आकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो ही हम बाहर आएंगे। बाकी भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशनी करके देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने तो अपनी खुली आंखों से उस साये को हमारे कमरे की तरफ आते देखा था, मगर वह अचानक ही गुम हो गया। जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह मेरा वहम नहीं, बल्कि
ऐसा हकीकत में मैंने देखा था। खैर, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अभी भी घूंघट में ही थी कि माँ हमारे कमरे में आई और बोली, बेटी, हमने उस साये को देखा है। हो सकता है वह इंसान ना हो, वह कोई बुरी आत्मा हो। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। बात तो माँ की सही थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है। हो सकता है कि भाई की कोई बुरी आत्मा से उनकी दुश्मनी हो। शायद इसी वजह से भाई की दोनों बीवियां मौत के घाट उतार दी गई हो। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात से सहमत हुई। तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया है, हमें सबसे पहले उसका हल निकालना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की। उनकी पहचान अम्मी बाबाओं से थी। हमने उसी वक्त उनको कॉल की और उनसे बात की। उसने उन बाबाओं के पास जाकर इस समस्या का हल पूछा, तो उन लोगों ने रात को हवन कराने का सलाह दी। मगर दिक्कत यह था कि माँ का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था। उन्हें सावधानियों की ज़रूरत थी और उनके लिए रात की नींद पूरी करना जरूरी था। ऐसे ही सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गई थी। बड़ी भाभी को विधवा हुए 6 साल हो गए थे। तकरीबन 6 साल पहले ही मेरे बड़े भाई की मौत हो गई थी। तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। कोई भी उनके सामने उफ तक न करता। खानदान में उनकी इज्जत यूँ थी जैसे किसी बड़े व्यक्ति की होती है। माँ ने भी भाभी से मिन्नतें की कि भाभी, मुझे तुम पर पूरे यकीन है, यह हवन तुम ही कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद मेरे बेटे की शादी बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा था। अगर अब तक कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता था। हमें यह सब होने से पहले ही सोचना चाहिए। बड़ी भाभी यह काम करवाने के लिए राजी हो गई, मगर इस दिक्कत के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल बात थी। मैंने घूंघट से देखा, मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। वह परेशान थी या हम सबसे नाराज़ थी। शायद हमने कोई ना कोई मुनासिब बात कर दी हो। अब रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त हो गया। मैंने देखा भाई भी अभी उतावला हो रहा था मेरा घूंघट उठाने के लिए, लेकिन मैं उनकी दुल्हन नहीं थी और मुझे यह भी लग रहा था कहीं सच में भाई ही अपनी दोनों बीवियों का कातिल तो नहीं, क्योंकि भाई की नज़रें बार बार मुझे अपने एक बैक साइड पर महसूस हो रही थी। मैं घूंघट से उनके हर एक्ट पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि आखिर में मुझे अपनी जान भी प्यारी थी। इसलिए मैं भाभी यानी अपने दूल्हे से बहाना बनाकर अपने कमरे से चुपके से निकली, दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज़ लाना चाहती थी, मगर डर भी लग रहा था। मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए उस वक्त मेरी रूह काँप रही थी जब मुझे लगा कि भैया के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कुछ टोकरी नुमा चीज़ थी। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने एक कदम आगे न बढ़ाया। वह शख्स भी यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर यही चीख मारती या शोर मचाती तो वह शख्स पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना हो सकता था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे यह जानकर बहुत हैरत हुई कि भाभी का कमरा तो पहले से खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और फिर धीरे से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी। मैंने कमरे की रोशनी नहीं चलाई थी, बाहर बैठे शख्स को अंदाजा ना हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर टटोलने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वह कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरफ उनका भी दिल घबरा रहा होगा। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने छोटे भाई को फ़ोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता है। उसने फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारी बातों को आगाह किया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे यही रहने का कहा और खुद अपने कमरे में से निकल गया। 5 मिनट ना हुआ होगा कि सारी तरफ रोशनी आ गई। एक तेज़ आवाज़ के साथ मेरे छोटे भाई की आवाज़ आई, हिलना मत, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। भाई की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई माँ के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ मेरी बहनें थी और मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वह वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब डर गए। भगवान न करे या अचानक मेरे भैया पर हमला न कर दे, मैंने सोचा। मगर हमारी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब वह शख्स वहीं सर झुकाए बैठ गया। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसका कपड़ा खींचा।
उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भैया ने चादर खींची, हम सब की जो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं, बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी यहाँ? भैया ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अपना कोई काम कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वह हमसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रात के इस पहर दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा काम कर रही हो बहू? माँ ने पूछा तो भाभी ने गोल मटोल घुमा दिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? यह अम्मा ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो भगवान की कृपा है कि माँ बच गई, वरना उसमें एक जहरीला सांप मौजूद था और उस सांप का एक ही डंस इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। ये भगवान, यह तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? माँ ने भाभी पर बरसते हुए कहा। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था, उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भाभी की आखिरी बात ने हम सबको चौंका कर रख दिया था। माँ ने बड़ी भाभी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं की। फिर भाभी ने चीखते हुए बताया कि उनको छोटे भाई से मोहब्बत हो गई थी और वह किसी भी हालत में उनको पाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके बेटे की 2 बीवियों को मार दिया। माँ ने उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कह दिया कि इसे जाकर कहीं सुनसान जगह में छोड़ दो या किसी सपेरे को दे आओ। भाई ने माँ की बात मानते हुए अगले दिन वह सांप को सपेरे के पास पहुँचा दिया गया, मगर घर वालों का यह हकीकत आकर खुल चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक ना थी। उसके 1 हफ्ते बाद माँ ने अपनी बात जारी रखते हुए मेरी एक डॉक्टर कजन को बुलवाया, उससे सांप का जिक्र किया, सारी बात उसको समझाई तो वह भी यही कहने लगी कि आपकी दोनों बहुओं की मौत किसी सांप के काटने से ही हुई होगी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों में मिट चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वह इस हद तक भी गिर सकती है। हालांकि हम सब ने इन्हें इज्जत दी और अपने घर में एक इज्जत से रखा। उनकी विधवा हो जाने के बाद भी किसी किस्म का फर्क न किया और अगर वह पहले ही बता देती कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ तो शायद उनकी मोहब्बत कामयाब हो जाती, मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं, मगर एक औरत होने के नाते उन पर यह इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने और कचहरी के चक्कर नहीं लगवाना चाहते थे। माँ कहती है उस औरत को ऊपर वाला उसके किए की सज़ा खुद ही देगा, हम उसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।